गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 हॉकी के युग पुरुष ध्यानचंद। पाठ का विषय मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ये भारतीय सेना की महान रेजिमेंट में थे। सेना के सूबेदार वाले तिवारी ने सेना में रहते हुए उन्हें हॉकी खेलने का प्रशिक्षण दिया। बाद में वे हॉकी के युग पुरुष कहलाए। आइए उनके बारे में इस अध्याय में पढ़ते हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है। दिल्ली के नेशनल स्टेडियम, जिसे अब ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, एक विदेशी कंपनी के एक समारोह में क्रिकेट के कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी भी उपस्थित थे। स्टेडियम के पंडाल के पास ही एक प्रतिमा थी। उसे देखकर क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने एक अधिकारी से कौतूहलवश पूछा, यह प्रतिमा किसकी है? अधिकारी ने उत्तर दिया, ध्यानचंद की है। कौन जाने अधिकारी के इस उत्तर से क्रिकेट के खिलाड़ी की जिज्ञासा पूर्णतया शांत हुई या नहीं, पर बात यही लेकिन समाप्त हो गई। यह घटना हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी और इसके महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के प्रति हमारी उपेक्षा वृत्ति को उजागर करती है। आज हमारे देश में स्त्री पुरुष, बच्चे, बूढ़े, छात्र, शिक्षक, लिपिक, अधिकारी, दुकानदार, खरीदार सब समान रूप से क्रिकेट ज्वर से ग्रसित पाए जाते हैं। अधिकांश लोग कई दिनों तक सब काम धाम छोड़कर क्रिकेट के खेल का आनंद लेने के लिए टीवी से चिपके रहते हैं। अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी में ना उनकी विशेष रुचि है, ना ही उन्हें इसकी विशेष जानकारी है। नई पीढ़ी तो हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जादुई खेल और उनके विषय में प्रायः पूर्णतः अनभिज्ञ है। निस्संदेह यह अत्यंत निराशा एवं दुख का विषय है। राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाले महान पुरखों को भुलाकर कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। मैदान चाहे खेल का हो, युद्ध का हो, समाज सेवा का हो या कुछ विशिष्ट महान कार्य कर गुजरने वाले सभी जन राष्ट्र के लिए वंदनीय होते हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी के ऐसे ही विशिष्ट वंदनीय खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद का जन्म 21 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयागनगर में एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता सोमेश्वर दत्त एक अनुशासित सैनिक थे। ध्यानचंद की माता श्रीमती श्यामा देवी धर्मपरायणा तथा सात्विक स्वभाव की महिला थी। परिवार की साधारण स्थिति होने के कारण ध्यानचंद को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। साधारण शिक्षा प्राप्त करके ही इन्हें संतोष करना पड़ा। ध्यानचंद ने बचपन में खेलकूद में कोई विशेष अभिरुचि दिखाई हो या किसी खेल में विशेष प्रकार की दक्षता प्राप्त की हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। किंतु निश्चय ही उनमें बीज रूप में ऐसी प्रतिभा अवश्य निहित थी जो उपयुक्त वातावरण पाकर प्रेरणा एवं अभ्यास से पुष्ट होकर इनकी दैदीप्यमान हुई कि उसकी चकाचौंध के सम्मुख अन्य खिलाड़ियों की छवि फीकी पड़ गई। युवा होने पर ध्यानचंद अपने पूज्य पिता के पथ चिन्हों पर चलते हुए भारतीय सेना की ब्राह्मण रेजिमेंट में सम्मिलित कर दिए गए। सेना के सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने युवा ध्यानचंद में छिपी प्रतिभा को सर्वप्रथम पहचाना। उन्होंने ध्यानचंद को हॉकी खेलने का प्रशिक्षण दिया। अपनी लगन और निरंतर अभ्यास के बल पर ध्यानचंद ने हॉकी के खेल में दक्षता प्राप्त कर ली। हॉकी के खेल में इनकी चुस्ती फुर्ती व सूझबूझ को देखकर दर्शक दंग रह जाते थे। एक बार इन्होंने सेना की 2 टीमों के बीच में अपने क्रीड़ा कौशल में ऐसा करिश्मा दिखाया कि सब लोग वाह वाह कर उठे। इन्होंने बिजली जैसी तेजी दिखाते हुए विपक्षी टीम पर केवल 4 मिनट में ही एक के बाद एक गोल करके 3 गोल ठोक दिए। विपक्षी खिलाड़ी आश्चर्यचकित होकर बस देखते ही रह गए। अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर ध्यानचंद भारतीय सेना की हॉकी टीम के सदस्य चुन लिए गए। सन 1962 में ध्यानचंद को अपनी खेल कला का जादू विदेशों में दिखाने का सुअवसर मिला। इस वर्ष भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई। वहां ध्यानचंद ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। इससे उनकी ख्याति देश विदेश में फैल गई। कहा गया है, अवसर स्वयं नहीं मिलते, उन्हें अपने दृढ़ संकल्प और परिश्रम के बल पर हस्तगत करना पड़ता है। ध्यानचंद इसके जीवंत उदाहरण हैं। वे उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते हुए साधारण सिपाही पद से चलकर मेजर के पद तक पहुंचे।
प्रतिभा के धनी एवं धुन के पक्के ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के सदस्य चुन लिए गए और सन 1928 में भारतीय टीम के साथ एम्स्टर्डम में ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे। ध्यानचंद को हॉकी का जादू सिर चढ़कर बोला और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 6-0 से पराजित कर भारतीय हॉकी टीम विश्व विजयी रही। अगली ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिता लॉस एंजल्स में सन 1932 में आयोजित हुई। ध्यानचंद के विलक्षणता के कारण इस प्रतियोगिता में भी सर्वप्रथम रहा। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भी ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी टीम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में भाग लिया। अंतिम मैच में भारतीय टीम का मुकाबला जर्मनी की शक्तिशाली टीम से हुआ। हॉकी प्रेमी तानाशाह हिटलर भी अपनी टीम को उत्साहित करने के लिए मैदान में पहुंचे, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाने पर भी जर्मनी टीम सफलता से कोसों दूर रही। ध्यानचंद और उनके छोटे भाई रूपसिंह ने अपनी जान की बाजी लगाकर भी जर्मनी टीम को 8-1 से हराकर विजयश्री प्राप्त कर ली। ध्यानचंद को अपनी आंखों पर विश्वास न होता था। लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक के बारे में आपत्ति की। उन्हें भ्रम था कि अवश्य ही इनकी स्टिक में ऐसी वस्तु लगी है जो गेंद को अपने साथ चिपकाकर आगे लिए जाती है। इनकी स्टिक तोड़कर देखी गई, इन्हें स्टिक बदलकर खिलाया गया, लेकिन वह जादू ज्यों का त्यों हिटलर रहा। हिटलर ने ध्यानचंद के खेल पर मुग्ध होकर इनका विशेष सम्मान किया। इन्हें अपनी सेना के ऊंचे पद पर नियुक्त करने का प्रलोभन भी दिया, लेकिन ध्यानचंद को तो अपने देश से, अपनी माटी से प्यार था। उन्होंने समस्त प्रलोभनों को अत्यंत विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। आज अनेक खिलाड़ी चंद रुपयों के बदले विदेशी टीम का प्रशिक्षक बनने या विदेशी टीमों की ओर से खेलने में संकोच नहीं करते, लेकिन अत्यंत साधारण आर्थिक स्थिति में रहते हुए भी आकर्षक प्रलोभनों को ठुकरा देने वाले महान ध्यानचंद क्या निर्लोभिता का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है। हम एक और बात पर विचार करें तो ध्यानचंद जिस समय इस शिखर पर पहुंचे वह पराधीनता का काल था। खिलाड़ियों को आज जैसा विशेष प्रोत्साहन नहीं मिलता था। खिलाड़ी को सीमित साधनों से ही केवल अपनी लगन और मेहनत के बल पर अपना स्थान बनाना होता था। भारतीय हॉकी टीम में ध्यानचंद कितने महत्वपूर्ण थे, आंकड़े इसके गवाह हैं। वर्ष 1932 में भारतीय हॉकी टीम ने 338 गोल किए। इनमें से 133 गोल अकेले ध्यानचंद ने किए थे। सन 1935 में भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। इस दौरान 48 मैचों में 201 गोल अकेले ध्यानचंद ने किए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेल 12 वर्ष तक नहीं हो सके थे। खेल विशेषज्ञों का मत है कि यदि वे खेल बाधित न होते तो भारत ध्यानचंद के करिश्मे से हॉकी में 2 बार और स्वर्ण पदक जीत सकता था, क्योंकि तब हॉकी में ध्यानचंद के खेल की पूरी धाक जमी हुई थी। हॉकी खेल के क्षेत्र में की गई अमूल्य सेवाओं के कारण मेजर ध्यानचंद को सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्होंने सन 1961 से 1969 तक हॉकी के प्रशिक्षण के रूप में भी देश की अमूल्य सेवा की। 4 दिसंबर सन 1979 को भारतीय हॉकी के इस युग पुरुष का देहावसान हो गया।